बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जंग का चौथा दिन है। सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा गंभीर होती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि जो जंग बहुत जल्दी गुजर जानी थी और बहुत जल्दी नताइज आ जाने थे, अब वो गंभीर होती जा रही है, क्योंकि शहरियों का भी इन्फ्लुएंस आ गया है। यूक्रेनी फ़ौज ने अपने आप को रीअलाइन किया है और रूसी फ़ौज जो है वो भी आगे बढ़ती चली जा रही है। मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूँ जो आपको ये बताएगा कि रूसी फ़ौज यूक्रेन में कहाँ कहाँ से कितनी कितनी अंदर आ गई है। एक तो ये जो डोनेत्स्क और लुहांस्क का इलाका है, जिसको डोंबास कहते हैं, रशिया वाली साइड से यहाँ से आपको ये एरिया नज़र आ रहा है ब्राउन। ये वाइट एरिया जितना भी है बीच में, ये यूक्रेन का नक्शा है, आप सारे इसको जानते हैं। और जो ब्लू एरिया है नीचे, वो पानी है। इस नक्शे को अगर आप देखें तो ऊपर की जानिब बेलारूस लिखा हुआ है, एक तरफ रशिया लिखा हुआ है, तो ये वो यूक्रेन बीच में लिखा हुआ है, तो ये बीच में यूक्रेन है। वाइट कलर का जो सबसे लाइट कलर का है, ये यूक्रेन है। इसमें जो ब्राउन पैचेस हैं डार्क कलर के, ये वो एरियाज हैं मरून कलर के जहां पे रूस ने कब्जा कर लिया है। यानी क्रीमिया उनके कंट्रोल में था। क्रीमिया से ऊपर का बहुत सारा इलाका जहां से पानी बंद किया था क्रीमिया के लिए यूक्रेन ने, और क्रीमिया को साफ पानी यानी जो पीने का पानी ऊपर से जो दरिया का पानी आता है उससे महरूम किया था, उस इलाके पर रशिया ने कब्जा कर लिया। जितना बड़ा इलाका क्रीमिया का है, लगभग उतने बड़े इलाके पर ही रशिया ऊपर बढ़ गया है और पहला कब्जा उन्होंने यहां पे किया है ब्लैक सी से ऊपर। दूसरा इलाका ये जो दोंबास का एरिया है, यहां से लुहांस्क और डोनेत्स्क ये पहले ही काफी हद तक कंट्रोल में थे। यहां पे बहुत बड़ी तादाद में यूक्रेन की फौज मौजूद थी, क्योंकि लड़ाई एक्चुअली यहां पे चल रही थी। तो यहां से जब रूस ने अटैक किया है तो ये एक लंबा एरिया यहां पे भी कंट्रोल कर लिया है। उसके अलावा खरकीव का जो इलाका है, वहां से भी रशिया ने अपने मुल्क में से अंदर एंटर होके अटैक किया है और एक लंबी पट्टी के ऊपर रशियन फौजियों ने कब्जा कर लिया है, और वहां पे बहुत सारे शहर, देहात और सरहदी इलाके वो रूस के कंट्रोल में है। इसके बाद आप आ जाएं बेलारूस की जानिब से। बेलारूस और रशिया की सरहद जहां पे मिलती है वहां पे, और जो दारुल हुकूमत है कीव जो दारुल हुकूमत है वहां पे, इन इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर रूसी फौजें आगे बढ़ी हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट और कीमती इलाके थे। यहां पे भी रूस ने, ये ब्राउन निशान आप देखें तो, कब्जा किया है। तो चार जानिब से कब्जा हुआ है और इन इलाकों के ऊपर अब तक, जब मैं चौथे दिन की सुबह आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, यहां तक कब्जा हो चुका है। शाम को कहां तक ये जाते हैं उसके बारे में जब नए मैप्स आएंगे तो मैं आपको मजीद बताऊंगा, लेकिन इस एरिया तक इस वक्त कंट्रोल हासिल कर लिया है रूसी फौजों ने। यूक्रेन ने यह बताया कि अब तक की लड़ाई में, यानी चौथे दिन की सुबह तक, 200 से ज्यादा शहरी हलाक हो चुके हैं और फौजियों की हलाकतें भी हैं। इसको मिक्स करके आप देख लें। यूक्रेनी वज़ीर सेहत के मुताबिक अब तक रूस के हमलों में 3 बच्चों समेत कुल 198 यूक्रेनी शहरी मारे गए हैं। उनका कहना है कि 1115 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 33 बच्चे भी शामिल हैं। रूस को तमाम अतराफ से हमले का हुक्म दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको मैप दिखाया था, रूसी वजारत दिफा के मुताबिक मॉस्को और कीव के दरमियान मुज़ाकरात की उम्मीद में जुमे को लड़ाई में वक्फा किया गया। यानी ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि जुमे वाले दिन लड़ाई में वक्फा किया गया था, कल के दिन, और वो इसलिए था कि शायद मुज़ाकरात हो जाएंगे। लेकिन फिर ये रूस ने इल्ज़ाम लगाया कि यूक्रेन ने वक्फे से फ़ायदा उठाते हुए अपनी फोर्सेस की तरतीबें नौ की है, दोबारा से उनको मुनज़्ज़म करके खड़ा किया है। और लेकिन यूक्रेन की जानिब से मुज़ाकरात से इनकार के बाद हमले का दोबारा आगाज़ कर दिया गया है। रूस के सरकारी खबर रसां इदारे RIA ने मुल्क की वजारत दिफा के हवाले से रिपोर्ट किया है कि यूक्रेन में मौजूद रूसी फौजी यूनिटों को जुम्मे के वक्फे के बाद तमाम अतराफ से हमला दोबारा शुरू करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। रूसी वजारत दिफा का दावा है कि उनके फौजियों ने यूक्रेन के जनूबी इलाके का जो अहम तरीन शहर है मेलिटोपोल, उस पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन पर मॉस्को के हमले के बाद से कब्जे में लिया जाने वाला यह पहला बड़ा और अहम शहर है। यह यूक्रेन की सबसे अहम बंदरगाह मारियोपोल का करीबी शहर है और यहां 1,50,000 शहरी आबाद हैं, यानी एक बड़ा शहर है ये। और 800 से ज्यादा यूक्रेन की फौजी तनसीबात को तबाह कर दिया है, यह रूस का दावा है। मॉस्को में वजारत दिफा के तर्जुमान, उनका यह कहना है कि रूस ने अब तक 800 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स को तबाह कर दिया है। उनके मुताबिक 14 फौजी हवाई अड्डे तबाह किए गए हैं, 19 कमांड पोस्टें तबाह की गई हैं,
24S-300 तैयारा शिकन मिसाइल सिस्टम तबाह किए गए हैं और 48 रडार स्टेशन तबाह कर दिए गए हैं। इसके अलावा यूक्रेनी बहरिया की 8 कश्तियों को भी निशाना बना दिया गया है। अब दुनिया भर के मुल्क जो हैं वो अब यूक्रेन की मदद के लिए सामने आना शुरू हो गए हैं। यूक्रेन को मदद के तौर पे क्या मिल रहा है, क्योंकि जब यूक्रेन के सदर को यह कहा गया कि आप यहां से निकल जाएं, भाग जाएं, आपका इनखला जो है उसको हम कामयाब करते हैं, अमेरिका ने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें हथियार चाहिए। अब जब उन्होंने ताने दिए बहुत ज्यादा, तो जर्मनी ने यूक्रेन को 400 टैंक शिकन रॉकेट लॉन्चर देने का फैसला किया है। ये 400 टैंक शिकन रॉकेट लॉन्चर जर्मनी यूक्रेन को पहुंचाएगा जमीनी रास्ते से, और जर्मनी के सरकारी ज़राए ने इसको कंफर्म कर दिया है कि मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही ये रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं या टैंक शिकन रॉकेट लॉन्चर जो हैं इनको जर्मनी के हवाले किया जाएगा। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के लिए $600 मिलियन की फौरी अस्करी इमदाद का ऐलान किया गया है। यानी $600 मिलियन के हथियार ये यूक्रेन को देंगे। अमेरिका, जिसने यूक्रेन को इस पंगे में डाला है, यानी अमेरिका हमेशा अपने साथियों को धोखा देता है। पाकिस्तान के साथ भी माजी में उसने ये किया था कि हम आपके साथ हैं, जंग हुई तो वो निकल गया। इसी तरह इन्होंने अफगानों के साथ धोखा किया और बहुत सारे लोगों के साथ धोखा किया। अब यूक्रेन के साथ भी अमेरिका यही कर रहा है। जिसका भी दोस्त बनता है उसको लड़ाई में डाल के पीछे से निकल जाता है। अब इसके अलावा बरतानिया के वजीर बराए मुसल्लह अफवाज जेम्स हेपी ने कहा है कि बरतानिया और 25 दीगर ममालिक ने यूक्रेन को असला फराहम करने पर इत्तफाक कर दिया है। फ्रांस भी यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। यूक्रेन में रूसी फौजियों की पेशकदमी के साथ साथ जंग बढ़ती जा रही है। मगरबी ममालिक यूक्रेन को इमदाद फराहम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हथियार और साजो सामान फ्रांस से यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। इस हवाले से सदर ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया कि उन्होंने हफ्ते की सुबह फ्रांस के सदर मैक्रोन से बात की थी, क्योंकि सफारती महाज पर एक नए दिन का आगाज हुआ है। उनका कहना था कि हमारे दोस्तों की तरफ से हथियार भेजे जा रहे हैं। जंग मुखालिफ इत्तेहाद काम कर रहा है। यानी जो मायूसी थी यूक्रेन में वो कुछ हद तक कम हो रही है। बरतानिया ने यह क्लेम किया है कि रूस की पेशकदमी सुस्त पड़ गई है। शुरू में रूस बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन अब उसकी पेशकदमी उतनी तेज नहीं है। बरतानिया की वजारत दिफा का कहना है कि रूसी फौज की कीव की जानिब पेशकदमी आर्जी तौर पर सुस्त पड़ गई है, जिसकी वजूहात मुमकिना तौर पर नकलो हमल से मुंसलिक मुश्किलात और यूक्रेन की जानिब से सख्त मुज़ामत हो सकती है। एक ट्वीट में बरतानवी वजारत दिफा है, उन्होंने कहा कि रूसी फौजी यूक्रेनी आबादियों और मराकज़ को तेजी से अबूर करते जा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से उनका घेराव करना और उन्हें तनहा करना मुमकिन हो रहा है। दूसरी जानिब अगर यूक्रेन के जो इत्तेहादी हैं वो सामने आ रहे हैं, उनको हथियार दे रहे हैं, उनको शाबाशी दे रहे हैं, और वैसे भी हारी हुई स्टेटमेंट देना किसी सदर की जानिब से ये फ़ौज के मोराल को गिरा देता है, तो उनको अब ये स्टेटमेंट देने हैं कि मदद आ रही है, लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम मुकाबला करेंगे। ये करना पड़ेगा, वो एक बड़ा मुल्क है, उनको मुकाबला करना पड़ेगा। तो इसी तरह अब इत्तेहादी जो हैं वो रूस के भी सामने आ गए हैं। चेचनिया का रूस के शाना बशाना लड़ने का ऐलान। बेलारूस पहले ही उनकी मदद कर रहा था। रूस के चेचनिया खित्ते के रहनुमा ने कहा है कि उन्होंने अपने जंगजुओं को रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूक्रेन भेजने का फैसला किया है और वो रूस के शाना बशाना लड़ेंगे। चेचन फौजियों का एक गिरोह भी दिखाया गया था जो रूस के लिए लड़ रहा था, और उनको नमाज पढ़ते हुए भी दिखाया गया है। यूक्रेनी सदर का यूक्रेन के यूरोपीय यूनियन की रुकनीत देने का मुतालबा। अब यूरोपीय यूनियन का एक कानून है कि अगर आप यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है तो यह तसव्वुर किया जाता है कि यूरोपीय यूनियन के एक मुल्क के ऊपर हमला पूरे यूरोपीय यूनियन के ऊपर हमला है और फिर सारी फौज मिलकर उसका जवाब देगी। तो अभी तक तो ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन यूक्रेनी सदर ने कहा कि फौरी तौर पे उनको रुकनीत दी जाए यूरोपीय यूनियन की, ताकि ये मामला सिर्फ यूक्रेन का ना रहे बल्कि सारे के सारे यूरोपीय यूनियन का बन जाए। उन्होंने यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल के साथ मजीद मौसर इमदाद के साथ साथ यूक्रेनियों के अपने आज़ाद मुस्तकबिल के लिए तबादला ख्याल किया और उनसे उन्होंने ये अपील किया कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हमें बनाया जाए। यूक्रेनी फौजियों ने यूक्रेन की अवाम के नाम भी एक पैगाम भेजा है, और ये फौज को इसलिए करना पड़ रहा है कि कोई भी फौज अपनी अवाम की मदद के बगैर जंग नहीं जीत सकती, खास तौर पे अगर वो जंग उसकी सरहदों के अंदर हो रही है। अगर आप कहीं बाहर जाके लड़ रही है आपकी फौज, तो फिर उसकी बहादुरी, उसकी महारत, उसके हथियार, ये चीज़ें तय करती हैं कि वो फौज जीतेगी या हारेगी। लेकिन अगर जंग आपके अपने मुल्क के अंदर आ जाए तो फिर आपको अपनी आवाम की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपने एक पैगाम में यूक्रेनी फौजियों ने शहरियों से मुतालबा किया है कि वो किसी भी ज़रूरी तरीके से रूसी फौजियों की पेशकदमी को रोकें और स्लो करें। दरख्तों को काट दें, रास्ते में फेंक दें, रुकावटें बनाएं, टायर जलाएं,
अपनी दस्तयाब हर चीज का इस्तेमाल करें और रूसी फौजियों के रास्ते ब्लॉक करें। बयान में यह भी कहा गया है कि मॉस्को की जो फौज आई है उसके खिलाफ पेट्रोल बमों का भी इस्तेमाल किया जाए, और ऐसी वीडियोस बनाकर वायरल की जा रही हैं जिनमें पेट्रोल बम बनाने का तरीकाकार बताया जा रहा है, ताकि यूक्रेनी अवाम यूक्रेनी फौज के साथ मिलकर रूस की आगे बढ़ती हुई फौज का रास्ता रोक सके। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन में से बहुत बड़ी तादाद में लोग मुल्क छोड़कर भी जा रहे हैं। अब तक 1,20,000 यूक्रेनी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, और ये अफराद जो है वो पोलैंड और दीगर पड़ोसी ममालिक में शिफ्ट हुए हैं, ज़मीनी रास्ते से गए हैं। ये तादाद लगातार बढ़ रही है क्योंकि लोग मॉस्को के मौलिक हमले से बचने के लिए भाग रहे हैं। एजेंसी के मुताबिक 1,50,000 के करीब लोग बेघर हो चुके हैं, 1,20,000 लोग यूक्रेन से बाहर निकल चुके हैं और बाकी लोग भी बाहर जाने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूं यूक्रेन को इतनी मार क्यों पड़ रही है। रूस की कभी जरूरत भी नहीं होती यूक्रेन के ऊपर हमला करने की, अगर यूक्रेन के पास आज वो हथियार होते जो बर्तानिया और अमेरिका ने धोखे से उनसे ले लिए थे। मैं आपको बताता हूं, 5 दिसंबर 1994 को अमेरिका, रूस और बर्तानिया ने मिलकर यूक्रेन को एक धोखा दिया था। इस धोखे का नाम था बुदापेस्ट मेमोरेंडम, और इस मफाहमती याददाश्त पर यूक्रेन समेत 4 ममालिक ने दस्तखत किए थे। और इससे पहले यानी ये मुआहदा जो किया गया था या धोखा जो किया गया था यूक्रेन के साथ 1994 में 5 दिसंबर को, इससे पहले यूक्रेन के पास बहुत बड़ी तादाद में हथियार मौजूद थे। और ये जो मुआहदा था, इससे पहले यूक्रेन से NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन पर भी दस्तखत करवाए गए थे। बुदापेस्ट मेमोरेंडम से पहले यूक्रेन एटमी हथियार रखने वाले ममालिक की रैंकिंग में अमेरिका और रूस के बाद पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे था। यानी 1994 तक, या आप कह लें 5 दिसंबर 1994 तक, यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एटमी सलाहियत रखने वाला मुल्क था। लेकिन इस मफाहमत के जरिए या इस धोखे के जरिए यूक्रेन को एटमी हथियारों से पाक कर दिया गया। जौहरी हथियार हवाले करने की इस याददाश्त में बेलारूस और कजाकिस्तान भी शामिल थे। इन ममालिक ने भी एटमी वॉरहेड रूस के सपुर्द कर दिए। यानी बेलारूस के पास भी एटमी हथियार थे, यूक्रेन के पास भी एटमी हथियार थे, और दीगर कुछ ममालिक के पास, कजाकिस्तान के पास भी एटमी हथियार थे, और बहुत बड़ी तादाद में थे। यूक्रेन के पास इतने हथियार थे कि अमेरिका और रूस के बाद सबसे ज्यादा एटमी हथियार यूक्रेन के पास थे। और जिस मुल्क के पास एटमी हथियार हो उसके ऊपर हमला करने का मतलब यह है कि वो अपने आप को भी तबाह कर लेगा लड़ाई के नतीजे में, और आपको भी पूरी तरह तबाह कर लेगा। तो उसकी डेटरेंस हमेशा कायम रहती है। पाकिस्तान ने जब से एटमी सलाहियत हासिल की है, कोई बड़ी जंग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुई, और जितने भी मुल्क एटमी हथियार रखते हैं दूसरा एटमी मुल्क उससे लड़ने की जरूरत नहीं करता, क्योंकि एटमी जंग के नतीजे में सारी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। लिहाजा एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से बाकी मुल्क इसलिए पूरी जंग नहीं करते कि अगर इनको तबाह किया तो हमें भी तबाह कर देंगे। तो आज अगर यूक्रेन के पास वो एटमी हथियार होते, बर्तानिया ने, अमेरिका ने धोखा ना दिया होता, बुदापेस्ट मेमोरेंडम के जरिए से यूक्रेन की उस वक्त की हुकूमत को, और उनको दिखाया क्या था, सुनहरी ख्वाब दिखाए थे कि आप तरक्की करेंगे, आपके लिए रास्ते खोल दिए जाएंगे, आपको गैस मिलेगी, आपको बिजली मिलेगी, आपको सस्ते कर्जे मिलेंगे, आपको तजारत के मौके दिए जाएंगे, आपके लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, बेशुमार लालचें दी गई थी। ये वही लालचें जो पाकिस्तान को भी लोग देते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कहते हैं ना एटम बम के साथ रोटी खानी है, बंद करो मिसाइल टेक्नोलॉजी। बहुत सारे लोग कहते हैं ना मिसाइल चाहिए, ना एटम बम चाहिए, ना हथियार चाहिए, गरीबों की गुर्बत दूर करो। तो यूक्रेन ने यही किया था, उन्होंने एटम बम भी छोड़ दिया, मिसाइल भी छोड़ दिए, एक नॉर्मल सी फौज रख ली और गरीबों की गुर्बत दूर कर दी। अब एक अमीर मुल्क बन गया, बेहतरीन मुल्क बन गया। मैंने आपको उसके बारे में बताया कि बेशुमार चीजों पे टॉप 10 में है, टॉप 5 में है यूक्रेन। बड़ा तगड़ा मुल्क है, लेकिन इतना तगड़ा होने के बावजूद इतनी कुट पड़ रही है कि आपके सामने है। तो ये उस धोखे का नतीजा है। तो ये उन मुल्कों के लिए सबक है, या खास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए सबक है, जो लोग यहां पे बैठ के रोजाना पाठ पढ़ाते हैं हमें कि जनाब आप बांग्लादेश को देखें, वो एटमी ताकत नहीं है, कितनी तरक्की कर गया है। जिस वक्त आएगा तो आपको पता चल जाएगा। आज यूक्रेन में जाके आप देखें कि वो लोग अपनी डेटरेंस खो चुके हैं। उनके पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिससे वो रूस को डराएं। अगर उनके पास 10 एटम बम भी होते तो वो रूस को खौफजदा कर देते कि अगर आप यहां से आगे बढ़े तो हम एटमी हमला कर देंगे आपके ऊपर। तो 10 में से 2 तो फट जाते ना, रूस का बेड़ा गर्क हो जाता। लेकिन आज उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। उनकी, आप समझ लें, उनकी आजादी छिन गई है, उनकी ताकत छिन गई है।
उनका लड़ने का हौसला छिन गया है, क्योंकि उनके पास वो हथियार ही नहीं है। ये भी लोग मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। बताने के लिए और बहुत कुछ है कि चीन और रूस के दरमियान नया क्या चलने जा रहा है, क्योंकि अब चीन रूस के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बन चुका है। कैसे, आने वाले वीलॉग में कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, रूस पे पाबंदियाँ कौन सी लगी हैं वो भी आपको बताऊँगा, बहुत अहम मालूमात। लेकिन अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।